हर महीने की पहली तारीख को जब सैलरी अकाउंट में आती है तो एक पल के लिए लगता है चलो इस महीने सब ठीक रहेगा। फिर ईएमआई जाती है, बिजली का बिल जाता है, घर का राशन आता है, फोन का बिल, इंटरनेट, ट्रैवल और फिर आता है रेंट। और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि रेंट सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में एक ठीक ठाक 1 BHK ढूंढिए, बैंगलोर में ऑफिस के पास रहने की कोशिश कीजिए, मुंबई में अफोर्डेबल घर खोजिए, पुणे, हैदराबाद, गुरुग्राम जैसे शहरों में रेंटल लिस्टिंग्स देखिए। आपको एक बात कॉमन मिलेगी, घर वही है लेकिन किराया हर साल नया है, अलग अलग है। पिछले साल जो घर 15,000 में मिल रहा था इस साल 17-18 हज़ार का हो गया, कुछ जगहों पर 20,000 तक पहुंच जाता है। और अगर आप पूछें कि भाई इतना रेंट क्यों है, तो जवाब आता है कि मार्केट रेट ही यही है। लेकिन ये मार्केट रेट आखिर बनता कैसे? क्या लैंडलॉर्ड्स मनमाने तरीके से रेंट बढ़ा रहे हैं या फिर प्रॉब्लम कहीं इससे ज्यादा बड़ी? क्योंकि जरा सोचिए कि भारत में लाखों युवा हर साल नौकरी और पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में जाते हैं। कोई बिहार से दिल्ली आता है, कोई उत्तर प्रदेश से बेंगलोर जाता है, कोई राजस्थान से पुणे पहुंचता है, कोई छोटे शहर से हैदराबाद जाता है। इन सबको एक चीज तो चाहिए ही चाहिए, एक जगह जहां पे ये रह सके। लेकिन जॉब्स कुछ चुनिंदा शहरों में और शहरों में जमीन सीमित है, जमीन महंगी है, प्रॉपर्टी महंगी है और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग वो इतनी तेजी से बढ़ नहीं रही। यानी कि शहर में घरों की कमी शायद उतनी बड़ी समस्या नहीं है, समस्या है ऐसे घरों की कमी जिन्हें आम आदमी अफोर्ड कर सके। और यहीं से शुरू होती है रेंट की असली कहानी। और भारत के शहरों में बढ़ता रेंट सिर्फ रियल एस्टेट की कहानी नहीं है, ये हमारी सैलरी की कहानी भी है, ये माइग्रेशन की कहानी है, ये जॉब्स की कहानी है, ये अर्बन प्लानिंग की कहानी भी है। और सबसे बढ़कर ये उस आम आदमी की कहानी है जो शहर की इकोनॉमी को चलाता है, लेकिन कई बार उसी शहर में रहना उसके लिए सबसे महंगा पड़ता है। नमस्ते, मेरा नाम है करुणेश और आज देश कनेक्ट में समझेंगे आखिर भारत के शहरों में रेंट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। आप किसी फ्लैट में 1 साल से रहते हैं, 12वें महीने की पहली तारीख आते ही एक मैसेज आता है, इस महीने से रेंट बढ़ जाएगा। और आप सोचते हैं कितना? पिछले साल 15,000 था, अब 18 हो जाएगा, फिर अगले साल बस 2,000 और बढ़ रहे हैं। और कुछ साल बाद आपको एहसास होता है कि आपकी सैलरी बढ़ी हो या ना बढ़ी हो, लेकिन आपका घर का किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर हो, मुंबई हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो या पुणे, एक चीज लगभग हर बड़े शहर में कॉमन होती जा रही है, घर मिलना मुश्किल नहीं है, सही कीमत पर घर मिलना मुश्किल है। और सवाल सिर्फ इतना नहीं कि रेंट क्यों बढ़ रहा है, बात यह है कि जब सैलरी उसी स्पीड से नहीं बढ़ रही तो रेंट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या लैंडलॉर्ड्स मनमाने तरीके से किराया बढ़ा रहे हैं? क्या शहरों में घरों की कमी है? क्या माइग्रेशन इसकी वजह है? या फिर असली कहानी रियल एस्टेट, जॉब्स और अर्बन प्लानिंग के उस मॉडल की है जिसमें लाखों लोग रोज शहरों में आते तो हैं लेकिन शहर उनके लिए अफोर्डेबल नहीं हो पाता? सबसे पहले बेसिक इकोनॉमिक्स समझिए। किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई उतनी तेजी से न बढ़े तो उसकी कीमत बढ़ने लगती है। रेंटल हाउसिंग में भी यही हो रहा है। भारत में अर्बन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, लोग गांव और छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब्स है, यूनिवर्सिटीज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, आईटी कंपनीज यहाँ है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज यहाँ है, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज भी यहीं पर ज्यादा है। मान लीजिए एक शहर में एक साल में 1 लाख नए लोग नौकरी या पढ़ाई के लिए आ गए। इनमें से ज्यादातर लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होगा, लेकिन अगर शहर में उसी साल सिर्फ 50-60 हजार अफोर्डेबल रेंटल यूनिट्स अवेलेबल हुए तो बाकी लोगों को क्या करना होगा? जो घर पहले 15,000 में मिल रहा था उसके लिए अब 17-18 हजार देने पड़ सकते हैं। और अगर डिमांड लगातार बढ़ती रहे तो रेंट भी बढ़ता रहेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है, भारत में घर बन रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जो घर बन रहे हैं वो अक्सर उन लोगों के बजट के हिसाब से नहीं बन रहे हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। एक तरफ लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, दूसरी तरफ प्रीमियम गेटेड सोसाइटीज हैं, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग की सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है। यानी शहर में घर हैं लेकिन आपके बजट में घर नहीं है। और यही डिफरेंस इंडियाज रेंटल क्राइसिस को समझने के लिए सबसे जरूरी है। अब अगला सवाल आता है, लोग बड़े शहरों में आते क्यों हैं?
क्योंकि अपॉर्चुनिटीज भी वहीं जमा हो रही हैं। 2014 के बाद से 26 शहरों में मेट्रो चलने लगी, लेकिन जॉब्स आज भी उन्हीं 4-5 बड़े शहरों में केंद्रित हैं। भारत में कई सेक्टर्स कुछ चुनिंदा अर्बन सेंटर्स में हेविली कॉन्सेंट्रेटेड है। बैंगलोर में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप, मुंबई में फाइनेंस और एंटरटेनमेंट और कॉर्पोरेट इकोसिस्टम है। दिल्ली एनसीआर में गवर्नमेंट, कंसल्टिंग, मीडिया, कॉर्पोरेट और सर्विसेज है। हैदराबाद में टेक्नोलॉजी और फार्मा है। पुणे में आईटी और मैन्युफैक्चरिंग, चेन्नई में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और आईटी। इसका सीधा मतलब है, अगर आपको कुछ स्पेसिफिक जॉब चाहिए तो आपको उन स्पेसिफिक शहरों में जाना पड़ेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किसी एक जगह कंसंट्रेट होती हैं तो हाउसिंग डिमांड भी वहीं कंसंट्रेट होने लगती है। किसी छोटे शहर में आपको 2 BHK शायद 8-10 हज़ार में मिल जाएगा, लेकिन उसी तरह प्रॉपर्टी किसी बड़े एम्प्लॉयमेंट हब में कई गुना महंगी हो सकती है। अब इनमें एक और फैक्टर जोड़िए, वर्क फ्रॉम होम का पोस्ट पैंडेमिक बूम काफी हद तक पीछे हो गया है। कई कंपनीज ने एम्प्लॉयज को ऑफिस वापस बुलाया। इससे उन लोगों की हाउसिंग डिमांड फिर बढ़ी जो पहले अपने होम टाउन से काम कर रहे थे, और ऑफिस के आसपास रहने की डिमांड भी बढ़ी है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी सैलरी 50-60 हज़ार है और ऑफिस से रोज 30-40 किलोमीटर दूर रहते हैं तो आपका पैसा सिर्फ रेंट में नहीं जाएगा, ट्रेवल का खर्च, टाइम और फटीग भी बढ़ेगा। इसलिए लोग कई बार महंगा घर चुनते हैं क्योंकि वो ऑफिस के पास है। यानी किराया सिर्फ घर की कीमत नहीं है, ये लोकेशन की भी कीमत है, आप जहां रह रहे हैं। अब कहानी आती है रियल एस्टेट की। शहर के बीच में जमीन अनलिमिटेड तो होती नहीं है। आप दिल्ली में अचानक नई जमीन पैदा नहीं कर सकते, मुंबई में समुद्र के आसपास जमीन नहीं बढ़ा सकते, बेंगलोर में भी हर खाली प्लॉट हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगा। जैसे जैसे शहर फैलते हैं, अच्छी लोकेशंस की जमीन महंगी होती जाती है, और जब जमीन महंगी होगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ेगा। बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट बढ़ती रहती है, प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू बढ़ती रहती है, और इसका असर रेंटल मार्केट पर भी पड़ता है। एक लैंडलॉर्ड ने अगर कोई प्रॉपर्टी करोड़ों रुपए में खरीदी है तो वो नेचुरली चाहता है कि उस इन्वेस्टमेंट से उसे अच्छा रिटर्न मिले। मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 80 लाख रुपए है। ओनर को अगर रेंट से हर महीने 15,000 मिल रहा है तो वे सोच सकता है कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी पर सिर्फ 15,000 मिलकर क्या फायदा। वो मार्केट देख करके रेंट बढ़ा सकता है, और अगर आसपास की प्रॉपर्टीज भी महंगी हो रही हैं तो उसका बार्गेनिंग पावर और बढ़ जाएगा। और यहाँ लैंडलॉर्ड को विलन बना देना सही नहीं होगा, क्योंकि कई लैंडलॉर्ड्स के अपने कॉस्ट होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स है, मेंटेनेंस है, सोसाइटी चार्जेस हैं, रिपेयर्स है, रिनोवेशन है। अगर प्रॉपर्टी लोन पे है तो ईएमआई भी है, और वैकेंसी का रिस्क भी कि कोई छोड़ के जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ टेनेंट की रियलिटी अपनी अलग है। टेनेंट की सैलरी हर साल प्रॉपर्टी प्राइसेस की तरफ बढ़ नहीं रही है। यहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। प्रॉपर्टी मार्केट की ग्रोथ और इनकम ग्रोथ के बीच गैप है। अब बात करते हैं उस वर्ग की जो शायद रेंटल मार्केट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है, यंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स। एक समय था जब शहर में आने वाले युवा शायद 2-3 लोगों के साथ फ्लैट शेयर कर लेते थे। आज भी ऐसा होता है, लेकिन एक बड़ा बदलाव आया है। लोग प्राइवेसी चाहते हैं, अब अपना रूम चाहते हैं, अटैच्ड बाथरूम चाहते हैं, फर्निश्ड अपार्टमेंट चाहते हैं, वाईफाई चाहिए, एसी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मेट्रो या ऑफिस के पास लोकेशन चाहिए। यहीं से डिमांड बनने लगती है 1 BHK और स्टूडियो अपार्टमेंट्स की। लेकिन समस्या ये है कि ऐसे छोटे अपार्टमेंट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। एक 3 BHK में 3 लोग रह सकते हैं, लेकिन एक 1 BHK में एक व्यक्ति या कपल रहता है। यानी एक ही एरिया में अगर हजारों यंग प्रोफेशनल्स अकेले या कपल के रूप में रहना चाहते हैं तो स्मॉल रेंटल यूनिट्स की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती है। फिर आता है पीजी और को लिविंग। इनका फायदा यह है कि आपको पूरा फ्लैट मैनेज नहीं करना पड़ता, फर्नीचर भी मिल जाता है, क्लीनिंग भी हो जाती है, वाईफाई भी है, कई जगह खाना भी इसमें अवेलेबल होता है। लेकिन कन्वीनियंस की कीमत होती है, और इसलिए एक शहर में रेंट बढ़ने का मतलब सिर्फ ट्रेडिशनल लैंडलॉर्ड द्वारा किराया बढ़ाना नहीं है, पूरा रेंटल इकोसिस्टम ही बदल रहा है। आज जो किराएदार है सिर्फ एक कमरा नहीं ले रहा है, वो लोकेशन, कन्वीनियंस, सिक्योरिटी, सर्विस हर कुछ खरीद रहा है, और मार्केट उसी के हिसाब से तय होता है। अब एक कंट्रोवर्शियल सवाल इसमें और जुड़ता है, क्या हर प्रॉपर्टी वास्तव में लॉन्ग टर्म रेंटल मार्केट में आता है? जरूरी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी जाती हैं, कुछ खाली रहती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म रेंटल में जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ओनर फ्यूचर प्राइस अप्रिसिएशन के लिए भी होल्ड करके रखते हैं, और कुछ शहरों या टूरिस्ट हेवी एरियाज में शॉर्ट टर्म रेंटल्स जो हैं वो ट्रेडिशनल रेंटल सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें सावधान रहना होगा, हर शहर में इसका इम्पैक्ट एक जैसा नहीं है, और भारत के हर शहर में रेंट बढ़ने की वजह एयरबीएनबी या इन्वेस्टर्स को बता देना ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा।
असल प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। हाउसिंग को हमने लार्जली इन्वेस्टमेंट असेट भी बना दिया है। एक घर जरूरत भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। जब प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ती हैं तो एग्जिस्टिंग ओनर्स को फायदा होता है, लेकिन एक बायर के लिए एंट्री महंगी हो सकती है और जो खरीद नहीं सकता वो रेंट पे रहता है। अगर उसकी इनकम उस प्रॉपर्टी मार्केट की स्पीड से नहीं बढ़ती तो उसका हाउसिंग बर्डन बढ़ता जाएगा। यानी कि प्रॉपर्टी प्राइसेस और रेंट के बीच एक साइकिल बन जाती है। प्रॉपर्टी महंगी तो खरीदना मुश्किल तो ज्यादा लोग रेंट पर रहेंगे, फिर रेंटल डिमांड बढ़ेगी, फिर रेंट भी बढ़ेगा, और फिर जब रेंट बढ़ा तो सेविंग्स कम हुई, घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट जुटाना मुश्किल हो जाएगा, लोग लंबे समय तक रेंट रहेंगे। तो ये साइकिल जो है खास करके मिडिल क्लास युवाओं के लिए बहुत जरूरी चीज है। ये घूमते रहते हैं उसी में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर रेंट लगातार बढ़ रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है? क्या लैंडलॉर्ड को कह दिया जाए कि भाई रेंट मत बढ़ाओ, इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है तो सिर्फ प्राइस कंट्रोल से मार्केट की दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो फिर क्या किया जाए? सबसे पहला सोल्यूशन है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग को अर्बन पॉलिसी का सेंट्रल हिस्सा बनाया जाए। हमारे शहरों की प्लानिंग में सिर्फ बड़े रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स और लग्जरी हाउसिंग पर्याप्त नहीं होंगे। शहर में नर्सेज भी चाहिए, टीचर्स भी चाहिए, डिलीवरी वर्कर्स भी चाहिए, ड्राइवर्स भी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड भी चाहिए, फैक्ट्री वर्कर भी जरूरी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स भी चाहिए होंगे, और छात्र तो रहते ही हैं। ये सभी लोग शहर में रहेंगे, इसलिए शहरों को सिर्फ हाई इनकम रेसिडेंट्स के लिए डिजाइन नहीं किया जा सकता। दूसरा, जॉब्स का डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हर अच्छी नौकरी दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, बैंगलोर या हैदराबाद में होगी तो माइग्रेशन का प्रेशर भी वहीं रहेगा। अगर टियर 2 या टियर 3 सिटीज में अच्छे जॉब्स, यूनिवर्सिटीज, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएं तो लोग सिर्फ मजबूरी में बड़े शहरों की तरफ नहीं भागते। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये सुनने में रेंटल हाउसिंग से अलग इशू लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर मेट्रो, बसेस और सब अर्बन रेल का नेटवर्क अच्छा है तो लोग ऑफिस से 25-30 किलोमीटर दूर भी रह सकते हैं। इससे हाउसिंग डिमांड सिर्फ सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के आसपास कॉन्सेंट्रेट नहीं होगी। एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इफेक्टिवली शहर में अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई बढ़ा सकता है, क्योंकि तब लोगों के लिए दूर रहना प्रैक्टिकल हो जाता है। और चौथा, रेंटल हाउसिंग को इनफॉर्मल व्यवस्था से फॉर्मल सिस्टम की तरफ लेके आना। आज बहुत से जो किराएदार हैं और लैंडलॉर्ड हैं, इनके बीच प्रॉपर रिटन एग्रीमेंट नहीं होता। सिक्योरिटी डिपॉजिट को लेकर विवाद होता रहता है, रेंट बढ़ जाता है, इसको लेकर अनसर्टेनिटी होती है। जो किराएदार होता है उसको अचानक घर खाली करने के लिए कहा जा सकता है। लैंडलॉर्ड को भी टेनेंट से के डिफॉल्ट का रिस्क रहता है। इसलिए एक ट्रांसपेरेंट रेंटल मार्केट दोनों साइड के लिए जरूरी है। एक सवाल जो हमारे सामने आता है कि क्या भारत में घर महंगे हो रहे हैं या भारत में जिंदगी महंगी हो रही है? क्योंकि किसी मिडिल क्लास फैमिली के लिए रेंट सिर्फ एक मंथली पेमेंट नहीं है। रेंट बढ़ता है तो बचत घटती है, बचत घटेगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो घर खरीदने का जो सपना है वो और दूर होता जाएगा। अगर इनकम का 30 से 40 या कभी कभी उससे भी ज्यादा हिस्सा सिर्फ घर पर चला जाए तो बाकी जिंदगी कितने पैसों में चलेगी? बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, फूड, ट्रैवल, ईएमआई और भविष्य की जो सेविंग्स हैं वो। इसलिए रेंटल क्राइसिस को सिर्फ लैंडलॉर्ड ज्यादा पैसा मांग रहा है ये वाली कहानी समझना ठीक है, लेकिन असली कहानी उससे कहीं बड़ी है। ये कहानी है जॉब के कॉन्सेंट्रेशन की, महंगी जमीन की, हाउसिंग सप्लाई की, माइग्रेशन की, अर्बन प्लानिंग की, और सबसे ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग की कमी की। शहर तब सिर्फ स्मार्ट सिटी नहीं बनता जब वहां ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो जाए। शहर तब बेहतर बनता है जब उसमें काम करने वाला आदमी वहीं रह भी सके, क्योंकि शहर में नौकरी तो सबके लिए है लेकिन घर सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। तो सवाल सिर्फ रेंट का नहीं है, सवाल है आखिर ये शहर किसके लिए है। और यही आज का देश कनेक्ट था।